नमस्ते, हम वीरेंद्र मान। आज हम इसके बीच में अतिथि छे जितेंद्र सोनाल, जसपा पार्टी के नेता। सर स्वागत। धन्यवाद। जैसे जना अपने के हटावा के विषय पूर्वानुमान रहे हमरा हटायल जाए या केना अप्रत्याशित निर्णय की लागल? देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि राजनीतिक कर्मी को सत्ता में जाना और सत्ता से हटना, सत्तारोहण होना, सत्ता अवरोहण होना, ये सामान्य प्रक्रिया है। जिस प्रकार से इधर के हमारे पार्टी का राजनीतिक घटनाक्रम में विकास हुआ है, खासतौर पर जनता समाजवादी पार्टी, तो जनता समाजवादी पार्टी का केंद्र से लेकर प्रदेश तक का स्थिति जो देखेंगे तो इसमें आपको ये दिखाई देगा कि ये कुछ भी असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है। महंत ठाकुर जी पर कार्रवाई का बात ये हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। उपेंद्र जी पर कार्रवाई का बात, पार्टी में एक पार्टी के एक पार्लियामेंट में शुभकामना में दो नेता का दो धार में बोलना, फिर काठमांडू में एक पार्टी के नेता विपक्षी पार्टी के साथ हस्ताक्षर करके वैकल्पिक सरकार का बात करना, दूसरे पार्टी में किसी भी सरकार के बारे में कोई छलफल नहीं होना। तो ये तमाम घटनाक्रम जो है वो इस बात को एकदम ये बात प्रमाणित करता है कि ऐसे परिस्थिति में कुछ भी संभव है। और जब कुछ भी संभव होगा तो यह भी संभव होगा कि कोई मंत्री बन जाए, कोई मंत्री हट जाए। कितना दिन पहले पता था आपको जो सरकार से हटा दिया जाएगा? नहीं, सरकार से हटा दिया जाएगा ये बात का तो पूर्वानुमान जो है ये होना नहीं था। ये घटना, राजनीतिक घटनाक्रम जिस प्रकार से विकसित हो रहा था उसमें ये बात को मुझे लग रहा है कि सभी चीज़ संभव है। हम लोग हटा सकते हैं किसी को, कोई हम लोग को हटा सकता है, ऐसा भी संभव हो सकता है, ये मन में तो था ही। जैसे रात 10 बजे, करीब 10:15 बजे प्रदेश प्रमुख के वहाँ वो पत्र लेके गए हैं, 10:15 बज रहा था, उस वक्त हटाया गया। आपको फील नहीं हो रहा है कि नहीं, वो तो राजनीतिक बेईमानी है। देखिए, मैं अभी सहज स्वीकार करता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सत्ता में जाना, मंत्री पद में से हटना, ये सामान्य बात है। लेकिन जिस प्रकार से, जिस तौर तरीका से ये गतिविधि हुआ वो तो आपत्तिजनक बात है, उस पर तो मेरा आपत्ति है। आपके सबसे नज़दीक मित्र जैसे रहे थे ये लाल बाबू राउत, वो तो अभी भी हैं हमारे मित्र। जब हटे तो उनसे बात हुआ? अभी तक तो नहीं हुई है, कर लेंगे। नहीं, जैसे वो मैं बोल रहा था, जैसे आपका वो बहुत नज़दीक मित्र हैं, एक दो बार आप कैबिनेट भी छोड़ के बाहर थे, मतलब अर्थात वो कैबिनेट बैठक में भी नहीं जा रहे थे, आपके नाम के लेके वहाँ पे बहस भी हो रहा था कैबिनेट में। हटा दो ना भाई, क्या छोड़ते रहो जे कैबिनेट में हो रहा था कि आप बैठक में नहीं जाते हैं, कि मनमुटाव था या नहीं, क्यों जाए, असंतुष्टि था? नहीं, मनमुटाव भी नहीं था, असंतुष्टि भी नहीं थी। एक तो अब जिस प्रकार से कैबिनेट चलना चाहिए उसमें मेरा रिजर्वेशन था। पार्टी सरकार में है, पार्टी का नीति कार्यक्रम होता है, पार्टी का बजट होता है, ये सारा चीज़ जब बजट सेशन नज़दीक आने लगा, नीति कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, ये तमाम चीज़ पर हम लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया। और ये कोई भी चीज़ स्मूथली आगे नहीं बढ़ रहा है, सब झ्याल बाटों से आगे बढ़ रहा है। वही नीति कार्यक्रम तो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स है ना, वो तो सरकार की डॉक्यूमेंट्स है, तो सरकार के लेवल पर उस पर बात होनी चाहिए। वो ब्यूरोक्रेटिक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है ना। अर्थात सरकार आप लोग नहीं चला रहे थे, कर्मचारी चला रहा था? नहीं, सरकार कर्मचारी चला रहा था, मैं ये नहीं कहूँगा। मेरा कहना है कि जहाँ छलफल जिस विषय का होना चाहिए था उसकी अभाव थी। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं अपडेट हो रहा है, तो इस नाते से थोड़ी बहुत इसको और सुधार किया जाए, जैसे मेरा मन में होता था। मैं मुख्यमंत्री से कहा भी। अब एक तो जसपा बना, जसपा दो पार्टी मिला के बना,
राजपा और तत्कालीन सपा, तो तत्कालीन सपा के भीतर भी कई पार्टी है और तत्कालीन राजपा के भीतर तो पार्टी थी ही, तो सबका कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद सब जगह दिखाई देता था। अभी पार्लियामेंट में दिखाई दे रहा है, कभी कैबिनेट में भी दिखाई देगा, तो और ज़्यादा समय और परिस्थिति परिपक्व होते जाएगा और सारा बात आप लोग के माध्यम से, संचार माध्यम से जनता के बीच में आती चली जाएगी। जैसे आपको हटाया गया, जिस रोज़ हटाया उस रोज़, उसके बाद आप क्या किए? नहीं ठीक है, और एक तो मुझे लगा कि अब इसमें मन की बात अगर आप जानना चाहें तो जैसे गतिविधि ये लोग का हुआ और ख़ास तौर पर वह 23 गते के दिन जिस प्रकार से हम लोग वहीं बैठे हैं, मधेश भवन में हैं, मैं पार्टी के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हूँ, कैबिनेट का सदस्य हूँ, प्रदेश सभा में संसदीय दल है, हम लोग का दल तो नहीं है लेकिन कोई भी आदमी प्रदेश सभा में चुनाव जीत के जब आता है तो वो अपने दल के, वो अपने उक्त दल के वो स्वतः सदस्य हो जाता है। तो मान लीजिए हम लोग संसदीय दल है तो उसका जिस प्रकार से बैठक होना था, उस पर छलफल होना था, तो ये तमाम चीज़ में मैं जो बहुत नज़दीक से देख रहा था तो मुझे लगा कि ये बात ठीक नहीं है, ये तो धोखाधड़ी की पराकाष्ठा हो रही है। कोई केंद्रीय अध्यक्ष आए हैं यहाँ, वो लोगों से अकेले बुला करके बात कर रहे हैं, किसी मिनट पर सही करा रहे हैं, तो हमको लगा कि ये राजनीतिक बेईमानी हो रहा है। तो आप लोग पहल क्यों नहीं किए? जैसे आप लोगों के पक्ष में भी तो अध्यक्ष जी लोग थे, क्यों नहीं आपने बुलाया? अगर बुलाए होते तो परिस्थिति तो कुछ और हो सकता नहीं, था। मेरा कहना है कि एक कोई अध्यक्ष, तत्कालीन 2 अध्यक्ष थे हमारी पार्टी के, वो माननीय मोहन ठाकुर जी, उपेंद्र यादव। तत्कालीन बोल रहे, अभी भी है ना आपके पार्टी? नहीं ठीक है, अभी तो एक दूसरे का कार्रवाई है, वो क्या और कौन किसको। मेरा ये कहना है कि उसमें से एक वरिष्ठ नेता जब यहाँ आए हैं तो काठमांडू में कौन किसको क्या किया, ये आप काठमांडू का बात छोड़ दीजिए, लेकिन प्रदेश सबका आधार है। तो यहाँ जब आप आए हैं तो आपको हमारे जो भी 54-55 लोग हैं उनसे आपको बात करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, या वहाँ केंद्र में माननीय मोहन ठाकुर जी से बात करना चाहिए कि मैं प्रदेश में जा रहा हूँ, अभी हम लोग 2 पार्टी के लोग हैं, आप लोग में से भी एक आदमी चलिए, सभी वहाँ बुलाते हैं 54-55 लोगों को, वहाँ सरकार का नीति कार्यक्रम आना है, बजट आना है, इसमें हम लोग को क्या करना है। तो ये तमाम सभी चीज़ को टेबल के अंदर रख करके, लुका के, छुपा के, और जिस प्रकार से गतिविधि संचालन हुआ, तो दिन के जब 3-4 बजे के संचार माध्यम से मैंने जो सुना तो अंतर मन में तो उसी समय लगा कि अब ये बात आगे बहुत ज़्यादा देर बढ़ने की स्थिति में नहीं है। जब लाल बाबू राउत जी संसदीय दल के नेता बन गए, ऐसा समाचार मैंने सुना, वो बने हैं कि नहीं बने हैं अभी तो वो उसका प्रक्रिया बाकी है, किस विधि से बने हैं, कहाँ बैठक हुआ, बैठक में किसको सूचना किया गया, पार्टी के विधान अनुसार वो है कि नहीं, नेपाल सरकार माने जो दल का आइन है वो आइन के हिसाब से है कि नहीं, ये तमाम विषय अभी विचाराधीन है, इस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जो सूचना मिली, हमको जानकारी मिली संचार माध्यम से, आपके पार्टी का जो विधान है ना, वो विधान से वो सम्मत है या नहीं है? नहीं है, लाल बाबू राउत सम्मत नहीं। मेरा पार्टी के विधान के परिच्छेद 5 में प्रदेश सभा के दल संबंधी व्यवस्था किया गया है और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रदेश संसदीय दल के लिए प्रदेश समिति से प्रदेश संसदीय दल का विधान पारित होगा और उसी अनुरूप संसदीय दल का गठन होगा। तो नहीं है तो हो गया ना, आपका पार्टी का प्रदेश समिति ही नहीं है। तो प्रदेश समिति पहले जब नहीं है तो विधान कौन पारित करेगा, ये व्याख्या कौन करेगा? विधान है कि नहीं? बिना विधान का अध्यक्ष होगा? बिना विधान का अध्यक्ष कैसे बनाएंगे आप? दल का नेता कैसे बनाएंगे? आप तो किसी न किसी विधान को टेकेंगे कि नहीं? तो वो संसदीय दल का विधान कौन पारित करेगा? प्रदेश समिति नहीं है तो कार्यकारिणी समिति होगा, केंद्रीय समिति होगा, तो कौन समिति है जो कल जैसे आपने वहाँ एक सूटकेस लेके, एक झोला लेके वहाँ से निकले, इसके बाद
जो सामाजिक संजाल हमने देखा, आपके बहुत बड़े लोग आपकी सादगी के प्रशंसा भी किए, कुछ लोगों ने या आपके पार्टी के कुछ नेता बोले, कार्यकर्ता बोले, उन लोगों ने लिखा कि जितेंद्र जी 20% कमीशन उठाते थे और वो अभी सादगी दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि क्या अब मधेश का राजनीति इस स्तर पर पहुंच गया है कि कार्यकर्ता किसी को जैसा, आप जब तक साथ थे आप उन लोगों का भगवान थे, छोड़ दिए तो आप बड़ा अपराधी हो गए? क्या इस स्तर का सोच विकास हो गया मधेश में? नहीं, ऐसा इसमें मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऐसे आक्षेप कार्यकर्ता ने तो लगाया ही नहीं है। ये एकदम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, क्या कहें, पेड वर्कर कहें उसको, कार्यकर्ता भी नहीं है वो। क्योंकि मैंने 39 महीना काम किया है और पूरा प्रदेश के लोग साक्षी हैं इस बात का। ब्लेम लगाना, आजकल सोशल मीडिया है, स्वतंत्रता है, किसी के बारे में कुछ लिख दीजिए, मुझे, हम लोग तो मुद्दा देने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन सर्वाधिक लोग आखिर 1 साल काम किया होगा मेरे मंत्रालय के कार्यक्रम, 2 साल काम किया होगा, फिर कैसे काम करते रहा। और सूटकेस और ब्रीफकेस और क्या कहते हैं बैग, तो वो मैं मंत्री था तो अभी वही मेरा जीवन था, अभी भी मैं यहाँ हूँ, मेरा वही जीवन है। पारदर्शी लोग हूँ, यहाँ से लेकर के बेडरूम तक, अब घर से लेकर के काठमांडू तक। काठमांडू का डेरा में, अभी बहुत लोगों को राजनीति में पैदाइश नहीं हुआ था तब से मैं काठमांडू में हूँ राजनीतिक में, और वहीं का डेरा है, वहाँ का स्थिति घर का वही है। तो पारदर्शी जीवन है, इसीलिए ब्लेम ऐसा रहता है ना, जब राजनीति करते हैं, आपका खास करके आपके राजनीति में बात करो, जब आप राजनीति सद्भावना पार्टी में किए उस वक्त भी इसी प्रकार के आपके साथ संकट आया, उस वक्त भी आपको आरोप लगा, जो आरोप गंभीर था, इस बार फिर आरोप लगा, तो आप लोग सहन कैसे कर रहे हैं ऐसे आरोपों का? नहीं, सद्भावना पार्टी में तो कोई आरोप नहीं थी। सद्भावना पार्टी के तो आरोप, सद्भावना पार्टी को हम लोगों ने, अब ये स्टोरी में नहीं जाए, सद्भावना पार्टी में रहते ही जब गजेंद्र बाबू का देहावसान हो गया तो हम लोगों ने मजा से एक रेवोल्यूशनरी मधेश का फोर्स बनाने के लिए उपेंद्र जी के साथ हम लोग काम करना प्रारंभ किया। अब ये आरोप और प्रत्यारोप ही राजनीति का एक अंग है। क्या कोई भी आदमी जब सार्वजनिक जीवन में आता है और इस तरह से समाज विविधता युक्त समाज है, डाइवर्स समाज है, पॉलिटिकली जिस प्रकार से मोरल वैल्यू का सर्वदा मैं कहीं ना कहीं अभाव देखता हूँ, तो इसमें अब एक मिडिल क्लास, एक निम्न वर्ग के लोगों का जो उत्थान होता है, तो उसको इतना सहज तरीका से लोग उसको पचा नहीं पाते। मतलब समाज में जो राजनीति का संरचना है उसमें दूसरे आदमी एडजस्ट नहीं हो सकते। दूसरा आदमी को एडजस्ट होना, सेल्फ मेड आदमी को एडजस्ट होना, निम्न और मध्यम वर्गीय लोग को एडजस्ट होना, ये बहुत कठिन काम है। भारत में भी ये मुझ पर जो एक लगते रहता है या अन्य लोगों पर लगते रहता है, ये भारत के बड़े बड़े नेताओं पर, यही नेपाल में भी मैंने देखा हूँ कि बड़े बड़े लोगों पर इस प्रकार से लोग आक्षेप लगाते गए। लेकिन जिनको राजनीति करना है, जिनको समाज सेवा करना है, सभी बातों को चीरते हुए और वो अपने को बचते बचाते हुए राजनीति को, अपने जीवन को एक लक्ष्य तक ले गए। जब आप मंत्री बने ना, इसके बाद आपका पार्टी में भी आपको बहुत आलोचना हुआ। इसके बाद जो आप काम कर रहे हैं, काम करने आपके आरोप खास करके लगा, जो आप ऐसे व्यक्ति को रखे हैं जो व्यक्ति कमीशन का खेल खेलता है। आपका सांसद लोग खुलेआम आरोप लगा रहे थे कि ऐसा हो रहा है, इसके बाद ऐसा आरोप बाहर आने लगा, ये क्या था? ये सब कल भी फालतू था, आज भी फालतू है, उसका कोई तुक नहीं था। मैंने बताया ना कि लेग पुलिंग कल्चर एक तो है। हमारा पार्टी 6 पार्टी से मिलकर के बना हुआ पार्टी था और सभी लोग को आकांक्षा था, यहाँ किसी को बड़ा होना है तो एक छोटा लाइन से अगर बड़ा बनना है तो बड़ा लाइन बनाने की संस्कार नहीं है, छोटा लाइन को मिटाने का संस्कार है। तो सभी लोगों को ये लगा भाई कि सोनल जी जब मंत्री हो गया तो इसको छोटा करो तब हम बड़ा होंगे। मैं कहता हूँ कि आप हमसे बड़ा हो जाओ, हम ऐसे ही छोटा हो जाएंगे। तो ये काम नहीं किया और जो लोग ये बात 2-4 लोग कहते रहे,
आज वो कहीं नहीं है, आज वो पॉलिटिकल पार्टी के किसी मूल स्ट्रीम में नहीं है। आज वही बात आज भी है उनका। जो 2-4 लोग, वो प्रवृत्ति है, वो बात नहीं है। वो जो 2-4 लोग का वो कहने का वो प्रवृत्ति है। वो लोग हमारे मंत्रालय से काम करते रहे, उनके क्षेत्र में योजना जाते रहा, तो प्रवृत्ति है। अब इतना आगे बढ़ चुका है बात, अब संभावना आपको दिखाई दे रहा है कि अब लाल बाबू राय साथ फिर आप बैठ सकते हैं राजनीतिक में? शेर बहादुर जी प्रचंड का टाउको का मोल तोके थे, और उपेंद्र जी प्रचंड के डर से घर घर में लुकाए फिरते थे जो कब मार देगा। तो तीनों आदमी मिल के सिग्नेचर किया हुआ है राजनीतिक में। तो हमारा और लाल बाबू के बीच में क्या हुआ? फिर मिलन हो सकता है। एकदम राजनीतिक में कुछ भी संभव है, अब भी संभावना है एकदम। अब क्या कीजिएगा आप? राजनीति करेंगे, समाज सेवा राजनीति करेंगे। नहीं, आपका पार्टी अगर ऐसे अवस्था रहा, यदि पार्टी उनको आधिकारिक मिलता है, संसदीय दल के बहुमत से वो नेता मिले हैं, तो आप लोगों को कार्रवाई होगा ना, संसद पद भी जा सकता है। अब देखिए, हम लोग जनता की सेवा करने आए हैं, चुनाव लड़के आए हैं, प्रदेश को संघीयता को संस्थागत करने आए हैं। ये कार्रवाई कौन किस पर करेगा, ये आज बात करना ये अत्यंत तो संघीयता यदि संस्थागत होगा ना, संघीयता इस रूप से कार्रवाई से संघीयता कैसे संस्थागत हो सकता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग संघीयता को संस्थागत करने आए हैं। अब कार्रवाई भोगना, कार्रवाई करना, ये राजनीति का एक पार्ट है। हम लोगों ने देखा है ये बात को, नेपाली कांग्रेस में देखा है। अभी नेकपा में क्या चल रहा है, नेकपा एमाले में केपी और माधव जी में क्या चल रहा है। तो ये राष्ट्रीय राजनीति का एक राष्ट्रीय रोग है ये। कांग्रेस जा रहे हैं आप जिस मंत्रालय से हटे हैं, कांग्रेस का संभावना है उस मंत्रालय में जाने? अब मैं नहीं कहूँगा कौन जाएगा कौन आएगा, ये पहले इसको छीनो फानो होने दीजिए, फिर इसको देखा जाए। हम वेट एंड सी के परिस्थिति में हैं। अभी पार्टी के बारे में विवाद चल रहा है, पार्टी के आधिकारिकता के बारे में विवाद चल रहा है। ये सारा चीज़ 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में सेटलमेंट होगा। फिर हम एक रणनीति बनाएंगे। माननीय मोहन ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग हैं, वो केंद्र में एक नेतृत्व रणनीति बनेगा, कार्यनीति बनेगा, उसी अनुसार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी प्रदेश सभा में आप लोग नहीं जा रहे हैं, बहिष्कार किए हैं? प्रदेश सभा से तो कल से शुरू आप नहीं जा रहे हैं? आज जाएंगे, देखेंगे परिस्थिति। अभी प्रदेश नीति कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं? अब देखिए, नीति कार्यक्रम पहले प्रस्तुत होगा। नीति कार्यक्रम में क्या आ रहा है, क्या करना है, इस सारा चीज़ देखने के बाद कोई डिसीजन। जैसे आपको संसदीय दल का नेता बना, इसके बाद सचेतक का चुनाव हुआ, वो दोनों उपेंद्र के पक्ष के हैं। इससे तो लग रहा है कि आप लोगों को एक हिसाब से कहा जाए तो भित्ता में पुराने का या पहुंचाने का प्रयास है। जनता के मन में नेता रहता है और नेता जनता के लिए काम करता है। वह जनता किसी को भीता में अगर नहीं पहुंचाए तो किसी एक व्यक्ति को किसी को भीता में पहुंचाने से कुछ होता नहीं है। और वो लोग किसी को कोई हम लोग भीता में नहीं पहुंचा सकते। परिस्थिति को मैं कह रहा हूं वीरेंद्र जी कि परिस्थिति को परिपक्व होने दीजिए, घटनाक्रम को परिपक्व होने दीजिए। मैंने कैबिनेट रिशफल हुआ है, कैबिनेट में अभी जिनको जाना है, वो लोग जिनको अभी नया 9 उनका जो पार्टनर हैं, 9 मित्र, नया साथी, वह नया साथी के साथ उनका एको कदम का यात्रा अभी नहीं बढ़ा है। उनका पैर कहाँ पड़ता है, उनका परिस्थिति क्या बनता है, उनका टाइमिंग क्या होता है, तो ये सारा चीज़ पहले देखते हैं, फिर परिस्थिति निर्माण करते हैं। हम लोग ऊपर के जो राजनीतिक परिदृश्य है, माननीय मोहन ठाकुर जी, माननीय राजेंद्र जी लगायत के जो शरद जी, अनिल जी, राजकिशोर जी लगायत के जो वहाँ का जो हमारे नेता हैं, और वहाँ किस प्रकार से राजनीति का एक समीकरण बनता है, किस प्रकार से राजनीति का एक खाका कोरा जाता है, उसी अनुरूप यहाँ बात आगाड़ी बढ़ेगा। आप यदि आप जितना काम किए, 3 वर्ष करीब आप 3.5 वर्ष काम किए, क्या लगा? मतलब इसका अनुभव कैसा रहा मंत्रालय का? क्या नहीं, हम ठीक है काम किए, अपना संतुष्ट है भी? व्यक्ति जब छोड़ता है ना, उस वक्त भी आत्मसंतुष्टि रहता है कि नहीं हम तो अच्छा किए, अब जा रहे हैं जनता में जाके ये बताएंगे हमने ये किया वो किया। जनता इसकी मूल्यांकन करेगी। और कल से जिस प्रकार से मुझे फीडबैक आ रहा है, सोशल मीडिया से, टेलीफोन के माध्यम से लोगों के संवाद जिस तरह से हो रहा है, वह इस बात को प्रमाणित करता है
कि मैंने जो काम किया है वो उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। एक, मैंने रात दिन करके काम किया है। मैंने बताया कि 3.25 बरस में 3.25 दिन भी मैंने विश्राम नहीं किया। मैंने पूरब 8 जिला में, सप्तरी से लेकर परसा तक, हर जिला में अपना पार्टी को, मंत्रालय के गतिविधि को, नई नई परिस्थितियों को, नई नई योजनाओं को हमने लॉन्च किया है। नया विचार, नया सोच के साथ लॉन्च किया है। किसी भी प्रदेश में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय, इवन सरकार, जिस लेवल का काम हमने सोच के साथ काम को आगे बढ़ाया। रिसोर्स का कमी है, मैं मानता हूँ, अभी भी कहता हूँ, मैं हूँ या नहीं हूँ। स्रोत साधन का कमी है, मैन पावर का कमी है, ट्यूनिंग का कमी है, मंत्रालय के समन्वय का कमी है, मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच के समन्वय की कमी है। ये तमाम चीज़ के बीच में भी भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय ने जितना बड़ा काम किया है, जितना बड़ा प्रोग्राम लाया है, मैं उससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5 किलोमीटर सड़क का बात, जहाँ सड़क वहाँ विकास की बात, किसानों के चेहरा पर खुशहाली के लिए खेतों में हरियाली की बात, खेत खेत में पानी और हाथ हाथ में काम की बात, उजाला प्रदेश की बात, दलित के लिए छात्रावास बनाने की बात, ज्येष्ठ नागरिक के भवन बनाने के बाद, प्रत्येक गांव में सामुदायिक कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने की बात, जनता आवास कार्यक्रम में अत्यंत महादलित के रूप में रहे उनके लिए निवास निर्माण करने का बात, खाने पानी में जो हम लोगों ने उल्लेख्य काम किया है। तो इस प्रकार से चौतरफी योजना ला करके, चौतरफी सोच के पूरे मंत्रालय को एक परिवार के रूप में सभी से एक समन्वय स्थापित करके जिस प्रकार से हमने काम किया है, उससे तो काफ़ी संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।